बच्चों, हम आज ताप में प्रभाव को थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी पदार्थ को यदि ताप दिया जाए तो उस वस्तु पर क्या क्या फर्क पड़ता है या उस पदार्थ में क्या अंतर आता है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, पहले ताप में वृद्धि होती है। यदि किसी भी पदार्थ को ताप दिया जाए तो उस पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है, और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा धारिता। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ऊष्मीय प्रसार की पदार्थ को यदि हम ताप देते हैं तो उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये अलग अलग तरीके से होता है। तो हमने उस दिन पढ़ा था, इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था क्या, ठोसों में प्रसार। तो ये ठोसों में प्रसार जो है वो तीन प्रकार का होता है। रेखीय प्रसार गुणांक, यदि वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। कब? जब किसी वस्तु का ताप किसी वस्तु की इकाई लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके लंबाई में वृद्धि होती है। जितनी वृद्धि होती है वो उसका रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। उसी तरीके से हमने देखा था क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और वैसे ही हमने पढ़ा था आयतन प्रसार गुणांक। तीनों को हम अल्फा, बीटा और गामा से क्रमशः प्रदर्शित करते हैं, और तीनों के लिए हमने ये व्यंजक निकाल लिया था कि एक्चुअली 1 डिग्री किसी भी वस्तु के इकाई लंबाई या इकाई क्षेत्रफल या इकाई आयतन का यदि ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो क्रमशः उनमें जो प्रसार होता है, लंबाई में प्रसार, क्षेत्रफल में प्रसार और आयतन में प्रसार, जितना प्रसार हुआ वो हम कैसे निकालेंगे। तो सूत्र निकाला था, याद होगा बच्चों, उसके लिए निकाला था। देखिए ये डेल्टा एल यानी कि वस्तु की लंबाई में वृद्धि बराबर रेखीय प्रसार गुणांक प्रारंभिक वृद्धि गुणा दाब में परिवर्तन। वैसे ही क्षेत्रफल में प्रसार बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक गुणा प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणा ताप में वृद्धि। वैसे ही आयतन में वृद्धि कितने ही निकालेंगे, कैसे, बराबर क्या, आयतन प्रसार गुणांक गुणा प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। और हमने ये देखा था कि इन तीनों का क्या संबंध होता है, इनमें 1:2:3 का संबंध होता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। आयतन प्रसार गुणांक जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसको अब हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। क्या बात करते हैं हम कि ऊष्मीय प्रसार अब हम पढ़ेंगे किसमें, द्रवों में। द्रवों में बच्चों आपको पता है अभी तक हम लोगों ने ठोस के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं द्रव के बारे में। द्रव और गैस, है ना। तो ठोस में जो ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, तो उसकी तुलना में देखिए द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, किसी भी द्रव को यदि हम ताप देते हैं तो उनमें प्रसार होता है। ये प्रसार कैसा होता है, ठीक है, ये उसके आयतन में प्रसार होता है। लेकिन कैसे होता है, आपको मालूम है कि द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, उनको जिस भी पात्र में रखा जाता है वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब एक पात्र है, उसमें हमने कोई द्रव लिया, अब हम उसे गर्म करते हैं यानी कि उसे हम ऊष्मा देते हैं, तो उस द्रव में किस तरीके से प्रसार होता है। तो ये जो होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है आभासी प्रसार और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। मतलब द्रव के आयतन में वृद्धि तो होती है, ठीक है, वो द्रव के कण फैलते तो हैं, ठीक है, लेकिन कैसे फैलते हैं, पहले उनमें आभासी प्रसार होता है, फिर जाकर के वास्तविक प्रसार होता है। तो ये आभासी और ये वास्तविक, ये जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा दिमाग को झंझोर रहे हैं ना। तो चलिए हम इसको एक एक्टिविटी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि किसी भी द्रव को यदि हम ऊष्मा देते हैं तो उनमें पहले आभासी प्रसार होता है, फिर वास्तविक प्रसार होता है। कैसे होता है, चलिए, एक हमने लिया गोलपेंदी का फ्लास्क, ये गोलपेंदी का फ्लास्क है। इसके अंदर एक केश नली,
यहाँ से ये पूरा एयर टाइट, इसके अंदर हमने द्रव भरा, यानी कि मान लीजिए हमने जल ले लिया है, पूरी तरह से इसे भर दिया। जब हमने इसे पूरी तरह से भर दिया तो पानी का तल यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसे गर्म करते हैं, यानी कि हम इसे अब ऊष्मा देते हैं। अब ऊष्मा दे रहे हैं तो डायरेक्ट पानी को तो दे नहीं सकते हम। सबसे पहले क्या करेंगे, पात्र को ही ना पानी देंगे, है ना? नहीं सॉरी, पात्र को ही ना गर्म करेंगे। सबसे पहले पात्र गर्म होगा। ठीक है, हमने इसे गर्म करना चालू किया। ठीक है, शुरुआत में पानी का तल था A। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसे गर्म किया पानी का तल सरक के नीचे आ गया, ये हो गया B। ठीक है, अब ऊष्मा दिए जा रहे हैं, ऊष्मा दिए जा रहे हैं, तो कुछ समय के पश्चात पानी का तल पहुंच गया यहाँ पे, इसे कहा मैंने C। 3 तल देख रहे हैं। एक वास्तविक तल जो पानी गर्म करने के पहले था। ठीक है, जैसे ही हमने ताप दिया द्रव में प्रसार हुआ, लेकिन प्रसार कैसे हुआ, हम ये देख रहे हैं कि अचानक से पानी का तल नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब हम इसको ताप दे रहे हैं तो सबसे पहले ये पात्र जो है वो ताप को अवशोषित कर रहा है, और ताप को अवशोषित कर रहा है तो क्या हो रहा है, उस पात्र में प्रसार हो रहा है। जब पात्र का वॉल्यूम या आयतन बढ़ेगा तो पानी का तल नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जितना प्रसार होना था पात्र में हो गया। अब हम इसे ताप दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, पानी का तल जो है यहाँ तक पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ठीक, इसे हमने नाम दिया C। अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार क्या हुआ। देखिए, जब यहाँ पे बर्तन में प्रसार हुआ, ये पात्र में प्रसार हुआ, ये पात्र में प्रसार है, हाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि BC। BC क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार। तो ये आभासी प्रसार कहाँ से हुआ? आभासी प्रसार हुआ A और C। AC, ये यहाँ तक की दूरी जो है वो AC, यानी कि ये हुआ आभासी प्रसार। ठीक है बच्चों, समझ में आया आभासी और वास्तविक? अब क्या हुआ कि जब भी हम घर में भी देखिए, हम जब पानी गर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले जिस पात्र में हमने पानी रखा है ना, सबसे पहले वो थोड़ा सा फैलता है। ठीक है, तो पानी का तल नीचे आता है और उसके बाद फिर गर्म करने पर पानी का तल ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो ये था आपका आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। अब हम वास्तविक प्रसार निकालेंगे कैसे? इसके लिए फॉर्मूला है BC = BA धन AC। क्या मतलब? ये वास्तविक प्रसार, द्रव में वास्तविक प्रसार, वास्तविक द्रव में वास्तविक प्रसार बराबर BA क्या है, बर्तन में प्रसार, धन AC। क्या होगा? AC आभासी प्रसार, आभासी प्रसार। ठीक है, अब देखिए, ये वास्तविक प्रसार द्रव में हमको इतना समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन एक बात नेचुरली बोलना चाहिए, एक ट्रूथ है, एक सच है, या एक नैसर्गिक सत्य है कि यदि हम जल को ताप दे रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि पानी का तापमान इतना है तो उसके ताप में उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसार नहीं होगा। ठीक है, पानी का ताप यदि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो जब हम इसे ताप देते हैं तो इसमें कोई भी प्रसार नहीं होगा, उसके आयतन में किसी तरह की कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर उपयोग हम देखते हैं? हम बच्चों हम देखते हैं वहां पर जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है या ठंड प्रदेशों में, ठंडी वाले प्रदेशों में तालाब का पानी या झील का पानी कैसा रहता है?
ठंडा रहता है। और कहीं कहीं पर तो हम देखते हैं कि बर्फ भी जम जाती है ना बच्चों। जब बर्फ जमती है तो आप कल्पना कीजिए कि पानी के अंदर जो जलीय जंतु हैं, जो जलीय पौधे हैं, वो कैसे जीवित रहते होंगे। ठीक है, तो ऊपर में यदि बर्फ भी जम गई है या ऊपर के सतह का जो जल का तापक्रम यदि 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले गया है, तो नीचे के स्तर के पानी का तापक्रम 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता ही है। और इसीलिए वहां पर जीवन, जलीय जंतुओं का या जलीय पौधों का जीवन जो है वो संभव हो पाता है, वो नष्ट नहीं होते। ठीक है, जल के अंदर के जीव जंतु या पेड़ पौधे नष्ट नहीं होते, वो जीवित ही रहते हैं। उसकी वजह यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक द्रव जल में क्या होता है, प्रसार नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके पश्चात गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है बच्चों, हमने देख लिया क्या चीज, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैसों में प्रसार। गैसों में प्रसार, देखिए गैस का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता। जिस भी उस गैस के जो अणु है वो अपेक्षाकृत द्रव के अणुओं की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अगर तुलनात्मक ढंग से यदि हम देखें तो ठोस को गर्म करें या द्रव को गर्म करें, है ना, या फिर हम गैस को गर्म करें, तीनों में यदि हम तुलना करें तो सबसे अधिक प्रसार होता है गैसों में। क्यों? क्योंकि इसके अणु जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत कमजोर होता है। इसलिए बहुत कम ताप पर भी ये ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और तेजी से फैलते हैं तो इनमें इनके आयतन में बहुत ज्यादा प्रसार होता है। किसकी तुलना में? ठोस और द्रवों की तुलना में। ठीक है बच्चों, तो ये जो गैसों में होने वाला ऊष्मीय प्रसार है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है नियत दाब पर, ठीक है, नियत दाब पर गैसों के आयतन में प्रसार होता है। ठीक है, चूंकि नियत दाब पर होता है और आयतन में प्रसार होता है, इसलिए हम इसे लेंगे नियत दाब है ना ये, नियत दाब पर जो गैसों में प्रसार होता है उसे हम गामा पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि नियत दाब पर गैसों के आयतन में किस तरह से प्रसार होता है। ठीक है, अब कल्पना कीजिए आपके पास एक गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, उसको हमने टाई करके रखा हुआ है। उसे जैसे ही हम किसी गर्म वस्तु के पास लेके आते हैं तो कुछ समय के पश्चात अगर हम ज़्यादा देर तक उसे गर्म वस्तु के पास में रखें तो हम देखेंगे कि गुब्बारा जो है वो तेज़ी से और फूलने लगता है और एक समय के पश्चात वो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, दाब वहां पर निश्चित है, उसके अंदर जितनी भी हवा है वो गुब्बारे की दीवारों पर एक निश्चित दाब डाल रही है। ठीक है, अब जब हम उसे ताप देते हैं तो बैलून के अंदर की हवा जो है वो ताप को या ऊष्मा को अवशोषित करके तेजी से फैलने लगते हैं और फैलते हैं तो क्या करते हैं, वो गुब्बारे की दीवारों पर अंदर से बाहर की ओर दबाव डालते हैं। ठीक है, एक सीमा के पश्चात दाब जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बैलून फट जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? बैलून के अंदर का दाब अभी निश्चित है लेकिन ताप देने पर वो दाब जो है बढ़ जाता है और गैसों के आयतन में बहुत तेजी से प्रसार होता है और एक सीमा के पश्चात आपका बैलून जो है वो फट जाता है। ठीक है, तो हम गुब्बारे में इस तरह से नियत दाब पर ताप देने पर गैसों के आयतन में प्रसार को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आयतन में प्रसार, गैसों के आयतन में प्रसार के लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा? वैसे ही जैसे हमने ठोसों के लिए निकाला था कि गैस के आयतन
प्रसार गुणांक बराबर क्या होगा? याद कीजिएगा वही फॉर्मूला, कौन सा वाला? उधर का, आयतन में वृद्धि, जैसे हमने ठोसों में पढ़ा था ना, आयतन में वृद्धि, ठीक है, बटा प्रारंभिक आयतन गुणा ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि, ठीक है। अगर हम इसे इस तरह से करें, ठीक है, तो आयतन में वृद्धि क्या होगी? डेल्टा वी। याद कीजिए बच्चों, जैसा हमने ठोसों में पढ़ा था, प्रारंभिक आयतन कितना होगा? प्रारंभिक आयतन कितना होगा? v होगा, इनटू, या ऐसा करके डेल्टा ताप में परिवर्तन, डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका निकला नियत दाब पर गैस का आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। अब हम देखेंगे नियत आयतन पर, यानी कि गैसों को ताप देने पर दूसरे तरीके से कैसे उसके आयतन में प्रसार होता है, यदि आयतन को निश्चित कर दें, ठीक है। तो दूसरा प्रकार हो गया नियत आयतन पर। अभी हमने देखा नियत दाब पर, अब हम पढ़ेंगे नियत आयतन पर, गामा वी, ठीक है। जब आयतन निर्धारित हो या नियत हो, ठीक है बच्चों, जब आयतन निर्धारित हो गैस का और हम उसे ताप दें, उसके ताप में वृद्धि करें, ठीक है, तब जो उसके आयतन में प्रसार होगा वही उसका आयतन प्रसार गुणांक कहलाएगा। अब ये चीजें जो है ना जल्दी से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, घर में हम यूज करते हैं कुकर, ठीक है। उस कुकर के अंदर यदि हम कुछ भी पकाते हैं, यदि हमने चावल या दाल जो भी चढ़ाया हुआ है, जैसे ही हम उसे ताप देते हैं तो क्या होगा? अंदर में जो गैस है वो गर्म होगी। कुकर का आयतन निश्चित है, लेकिन जब हम उसे ताप दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? गैस का आयतन बढ़ रहा है, और जब वहां पे गैस का आयतन बढ़ रहा है तो वो एक्स्ट्रा जो गैस जो फैल रही है उसको फैलने के लिए जगह चाहिए ना, तो वो कहाँ से निकलेगी? जब कुकर की सीटी बजेगी ना, तो क्या होगा? वो गैस बाहर निकलती है ना। जो गैस गर्म हुई, गैस को फैलने के लिए जगह चाहिए, लेकिन कुकर का आयतन निश्चित है, तो क्या होगा? ताप में वृद्धि के कारण जब गैसें फैलेंगी, उनके आयतन में प्रसार होगा, तो एक युक्ति दी गई है कि अतिरिक्त गैस को बाहर निकाल दिया जाए, या गैस का जो दाब बढ़ रहा है ना उसको बाहर किया जाए, जो उसका आयतन बढ़ रहा है वो बाहर किया जाए। तो क्या करें कि जो गैसें जो है ना जब गर्म होती है तो वो कुकर की सीटी को ऊपर की तरफ क्या करती है? प्रेस करती है, ठीक है। तो कुकर की सीटी ऊपर उठती है और गैसों का जो प्रसार होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर था नियत आयतन पर गैसों में प्रसार, ठीक है। यदि आयतन निश्चित हो तो गैस के का ताप जो है, ठीक है, गैस यदि आयतन निर्धारित हो, ठीक है, तो गैसों को ताप दिया जाए तब भी उनके आयतन में प्रसार होता है। एग्जाम्पल के लिए कुकर और कुकर की सीटी का बजना, ये हमारे दैनिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके लिए हम सूत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो गामा वी इज इक्वल टू क्या होगा? आयतन में वृद्धि, यहाँ पर भी आयतन में वृद्धि होगी, नहीं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दाब में वृद्धि होगी ना, दाब बढ़ेगा, गैसें क्या होंगी? तेजी से फैलेंगी तो क्या करेंगी? दबाव डालेंगी, है ना, फैलेंगी तो वो कुकर पर दबाव डालेंगी और उसको बाहर निकलने का एक युक्ति है कुकर। तो क्या होगा? नियत आयतन पर क्या होगा? दाब में वृद्धि होगी, ओके। लेंगे हम प्रारंभिक दाब
गुणा ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ये था आपका नियत आयतन पर गैस का आयतन प्रसार गुणांक। चलिए इस पर हम मान रखते हैं, तो ये हो गया V दाब में वृद्धि यानी कि डेल्टा P बटा प्रारंभिक दाब P इंटू ताप में परिवर्तन या ताप में वृद्धि डेल्टा T। ठीक है बच्चों, ये था आपका गैसों में प्रसार। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को ताप देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ताप में वृद्धि होती है, दूसरा ऊष्मीय प्रसार होता है। हमने ठोस पढ़ लिया, द्रव पढ़ लिया और गैस पे पढ़ लिया। ठीक है, अब तीसरा प्रभाव अब हम देखेंगे। तीसरा प्रभाव, ताप का तीसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव क्या होता है, वो होता है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्पेशली जल का एग्जाम्पल, कि पानी जो है वो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस में बर्फ, द्रव में जल और गैस में भाप। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे जल का। ठीक है, जल की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए भौतिक अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, यदि पदार्थ को ऊष्मा दी जाए, ठीक है, तो उसकी वो एक अवस्था से यदि वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा पा करके कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे हम भौतिक अवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी कि हम वस्तु को यदि ऊष्मा दे रहे हैं, अभी मान लीजिए वो द्रव के फॉर्म में है, ठीक है, हम उसे ऊष्मा दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अवस्था में को बदल देती है। मान लीजिए मैंने लिया है जल को हम गर्म कर रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने सेकंड वीडियो में भी आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि हम जल को गर्म करते हैं, ठीक है, जल को गर्म करते हैं और यहाँ पर एक थर्मोमीटर डाल के रखे रहते हैं। ठीक है, एक तापमापी हमने डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे एक तापमापी लिया हुआ है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसे ताप दिए जा रहे हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी खौलने लगता है, ठीक है, हम उसे और ताप दिए जा रहे हैं। तो यहाँ इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो रहा है। हम कितना भी उसे गर्म करें, कितना भी ताप क्यों नहीं दें, ये 100 डिग्री पानी का तापमान उस समय 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। बट क्या होगा, जो हम अतिरिक्त ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो इसे भाप में परिवर्तित कर दे रहा था, तो इसे गैस में परिवर्तित कर देने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, हमने जो इन्हें अतिरिक्त ऊष्मा दी है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ कि यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, पानी गर्म होता है। तो तापमापी में हम देखेंगे क्रमशः तापमान परिवर्तित होगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद तापमापी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि हम उसे बराबर ऊष्मा दिए जा रहे हैं। तो ये जो अतिरिक्त ऊष्मा दिए जा रही है कहाँ छुपी हुई है, वो जो छुपी हुई ऊष्मा जो है ना, वो कर क्या रही है, वो क्या कर रही है, इस द्रव अवस्था को भाप में परिवर्तित करने के काम आ रही है। क्योंकि ये छुपी हुई ऊष्मा है, दिखाई नहीं दे रही है, उसे हम कहेंगे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, भाप को यदि हम ठंडा करते हैं तो वो पहले द्रव में परिवर्तित हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए। भाप को यदि ठंडा करेंगे, उसमें से हम ऊष्मा निकाल लेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे
वो अपनी गैस अवस्था से द्रवावस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब जल को का तापमान और हम कम करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जल का तापमान कम कर रहे हैं। या देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हम या तो ऊष्मा दे रहे हैं या ऊष्मा ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ऊष्मा दी तो द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, गैस से ऊष्मा ली हमने तो वो द्रव में परिवर्तित हो गया। द्रव से और ऊष्मा हमने ले ली। ठीक है, कब तक ली, 0 डिग्री सेल्सियस तक ले ली। तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो भाप थी ना वो जाकर के बर्फ में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये जो ऊष्मा है वो क्या कर रही है, वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला रही है। क्योंकि ये छुपी हुई ऊष्मा है, ठीक है, वो यहाँ पर हमको थर्मामीटर में या तापमापी में काउंट होते दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, क्या चीज है ये, गुप्त ऊष्मा। ठीक, तो गुप्त ऊष्मा को कैसे परिभाषित करेंगे, यदि कैसे परिभाषित करेंगे, यदि दी गई अथवा पदार्थ से ली गई ऊष्मा ताप वृद्धि या ताप पे कमी के रूप में दिखाई हमको नहीं देती है। ठीक है, और चूंकि ये हमको दिखाई नहीं पड़ रही है इसलिए हम इसे कहेंगे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। और ये गुप्त ऊष्मा जो है इसके भी प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। हम गुप्त ऊष्मा के प्रकार पढ़ रहे हैं। ये ऊष्मा जो है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला जो है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों, पहला जो है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरा जो है वो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक्चुअली ऊष्मा को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। दी गई ऊष्मा या पदार्थ से ली गई ऊष्मा, ठीक है, उसे हम क्यू से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। हम इसके संदर्भ में पढ़ेंगे। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर, जब एकांक या इकाई द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर, ठीक है, वो ठोस अवस्था से किस में बदल जा रहा है, ठोस से द्रव में बदल जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रही हूं। जब इकाई द्रव्यमान के किसी ठोस पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है, जब वो ठोस पदार्थ से द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है तो जो हमने इसको ऊष्मा दी है वो कहलाएगी गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और गुप्त ऊष्मा का संकेत है L, कैपिटल L। ठीक है, गुप्त ऊष्मा को हम कैपिटल L से संबोधित व्यक्त करते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक होगा कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये था आपका गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्योंकि इकाई द्रव्यमान लिया, ठीक है, तो हमने इसको जितनी भी ऊष्मा दी है, ठीक है, जितनी भी ऊष्मा दी है उसे यदि हम Q से व्यक्त करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Q = M × कैपिटल L, यानी कि लेटेंट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या कहा मैंने, देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा क्या हुई, देखिए गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये वो ऊष्मा है
जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाती है। क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा जो है वो छुपी हुई रहती है, दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। वो जैसे हमने जल को गर्म करने के समय हमने देखा था कि खौलते पानी में यदि हम तापमापी डाल के रखते हैं तो हमको पता चलता है कि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। खौलते पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। उसे अतिरिक्त ऊष्मा देने के बाद भी तापमापी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही बताता है। तो जब हम ऊष्मा उसे दे रहे हैं तो वो ऊष्मा जा का रही है, वो समझ में नहीं आ रही है, वो छुपी हुई है। क्योंकि छुपी हुई है इसलिए नाम दिया गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा उसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये गुप्त ऊष्मा जो है वो दो प्रकार की होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा कब होगी? जब कोई ठोस पदार्थ गलेगा, ठीक है। जब ठोस पदार्थ गलेगा तो गलने के लिए, ठीक है, गलने के लिए ठोस को गल करके द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो ऊष्मा लगी उसे हमने क्या कहा? गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब इसके लिए सूत्र क्या निकालेंगे? क्योंकि हमने ऊष्मा दी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या? गलन की गुप्त ऊष्मा के लिए किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप, जब हम उसे ताप दे रहे हैं तो ताप देने पर वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? ये गलन की गुप्त ऊष्मा। हमने जो उसे ताप दिया है वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इकाई द्रव्यमान यानी कि M इंटू गुप्त ऊष्मा, ठीक है। Q बराबर ML, ठीक। अब हम पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। सिंपल सी बात है, जैसी परिभाषा आपके गलन की थी वैसे ही हम किसकी लेंगे? वाष्पन की लेंगे। चूंकि द्रव जो है, देखिए ठोस जो है वो गल करके किस में परिवर्तित हुआ? ठोस गला तो किस में आया? द्रव में परिवर्तित हुआ। अब द्रव जमेगा तो नहीं, द्रव को और हम ताप देंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि वो वाष्पित होगा। तब हम उसे बोलेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। परिभाषित कैसे करेंगे? एकांक द्रव्यमान के द्रव्यमान का द्रव, ठीक है। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह से गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक बार फिर से कि एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह से वाष्प में यानी कि गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। चूंकि गुप्त ऊष्मा है इसलिए यहाँ पर भी हम इसे कैपिटल L से ही प्रदर्शित करेंगे।